Joining us today, a great professional and top-notch OD consultant and an amazing visionary. When I say amazing, I mean it. What's special about him? He loves to transform the organization. Expert in transforming the organization. He strongly believes that the distance between you and everything you want is only one communication away. As you listen to his story, you will notice the power in your own voice. Today, our guest will be sharing his views on breaking organizational blockages in organizations. I am talking about today's guest, and his name is Farhad Karamali. Farhad Karamali is an organizational development OD consultant, leadership facilitator, published author, habitual entrepreneur. In short, a catalyst for change. फरहाद भाई ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म किया। उसमें से हम बात कर लें तो अल्बाथा, दुबई, बार्कलेज बैंक, बायर, क्रॉप, साइश अमेरिकन टोबैको कंपनी, DHL, दुबई क्वालिटी ग्रुप, एंग्रो, हिलाल फूड, पेप्सी कोला और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो आती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फरहाद से हम जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं फरहाद को। लेट्स वेलकम फरहाद करमली। फरहाद, इट्स so good to have you here. Thank you so much for joining us. Yeah, thank you very much, Hassan. Thank you for reaching out. Thank you for the wonderful introduction. That oftentimes when people read my introduction, I go, हाँ यार वाकई अल्लाह का बड़ा करम रहा है इस चीज के अंदर. But it's I think it raises the bar and expectations every time the introduction goes in. And I often say, I said, कि ये तो है introduction दुनिया को दिखाने के लिए. देखो हाँ, और सच है, ये है. लेकिन जो और भी जो मेरी खूबियां हैं, जैसे मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मैं लाइफ एंजॉय बहुत करता हूँ, एंड आई एम आउट एंड एम्बेसडर फॉर फन, ये चीजें मैं लिखता नहीं हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस करवाता हूँ. But thank you very much. I think you yourself are an amazing person. And what I really like about you is, and this was never discussed in our earlier conversation. I think you after an HR professional, it's so original, authentic. It's Hassan Raza. It's HR, and you yourself, mashallah, have grown so much into. We met over a decade back. And mashallah, you've grown, you've added value to any position that you've been in. On and off, by the way, I've been following. I think we're touch with the whole thing. So over LinkedIn, over Facebook, we find out what's happening. So mashallah, you've done a great job. And I think ये पूरा जो HR professional का आपने जो pep talk जो शुरू किया, I think it's a wonderful initiative. And I really like the kind of guests that you've been calling. बल्कि कहीं मुझे ये भी होता था, मेरे इतने दोस्त जा रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं contact किया. तो बढ़िया, thank you very much. जज़ाकल्लाह, लाइकवाइज। लेडीज एंड जेंटलमैन, यकीन माने आज हमारी खुशकिस्मती है और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज का जो सेशन है, जो 30 मिनट्स आज जो फरहाद ने हमें देने हैं, इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल बिकॉज ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी मैं फरहाद को जानता हूँ और यकीन माने 2007 में हम ऑफ द रिकॉर्ड जब हम मॉक सेशन जो हम कर रहे थे फरहाद को कि 2007 में मैंने आपकी पहली ट्रेनिंग मैंने जब जहाँ पर अभी हमने बताया तो वहाँ पे लोग ये कह रहे थे यार ये फरहाद वही है जिससे हमने 2003 में 2005 में वो ट्रेनिंग ली थी। हसन यार वही है। मैंने कहा जी ये बिल्कुल वही है। तो फरहाद माशाल्लाह बहुत मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि 2007 में मैंने आपका सेशन अटेंड किया और अल्लाह ताला ने आज अपॉर्चुनिटी दी है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं एंड रियली फीलिंग और तो आज आप मेरी क्लास ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि 30 मिनट्स में जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे सवाल जो हैं वो धमाकेदार किस्म के वो लोगों ने इनबॉक्स कर दिए हैं लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। तो वो आज हम आपसे पूछेंगे और हम आपसे जानेंगे कि उन सवालों के क्या क्या जवाब आते हैं। अच्छा फरहाद, मेरे शो का फॉर्मेट है तो पाकिस्तान का वो ये है कि जो भी गेस्ट आते हैं इनकी स्ट्रगल और उनकी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनते हैं। तो आप अपने बारे में जरा शेयर कर सकें जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया और ये जो माशाल्लाह टॉप नॉच ओडी कंसल्टेंट का जो सफर है ये कैसा रहा? I think okay to be keep it brief. देखिए शुरू तो 1996 में हुआ था. I wasn't in Pakistan at that time and I was doing different things. और वो एक I think जहाँ से मैंने शुरू किया ना was actually I was very fond of learning. और जब मैंने इदारों में देखा हम इतनी अच्छी चीजें सीखते हैं कि नजर नहीं आती हैं वैसे प्रैक्टिस करते हुए. And I always believe if we put them into practice, because theory is actually best practices in writing. तो अगर हम इन चीजों को प्रैक्टिस में तो काम पे बड़ा फर्क पड़ता है. लेकिन ऑब्वियसली when you're working in an organization at a particular level, there is a limit of presumed limit to how much you can push people. तो मैं कहता यार
और करियर का शुरू था, तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं पढ़ाना शुरू करूं. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड टीचिंग business subjects at a college जहाँ पे most of my students were actually working in companies as well. So it was like a weekend program that we would all be doing. तो जब मैं जाता था, they said, you know what, your style is very different. Why don't you come to our office? मैंने कहा बिस्मिल्लाह. तो एक कंपनी, तो दो कंपनी, तो तीन, तो चार, और ये 96 की बात है, उस वक्त तो पता भी नहीं था कितनी बड़ी इंडस्ट्री है क्या है. तब दिमाग में लगा यार ये कुछ तो है. और 96 में पहली दफा I got paid for doing a training. अच्छा ओए ये तो पैसे भी मिलते हैं इस काम के, इंटरेस्टिंग. तो वहां से फिर एक सफर शुरू हुआ. एंड आई थिंक उसके बाद आई केम टू पाकिस्तान 97. आई वाज वेरी क्लियर आई वांटेड टू डू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स चीजें चेंज होती गई हैं. आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन फॉर्चुनेटली कि खाली ट्रेनिंग से नहीं चलेगा, इदारों को वैल्यू मिलनी चाहिए. वैल्यू मिलने के लिए मुझे समझने की जरूरत है कि उनको क्या चाहिए. दैट्स व्हेयर द कंसल्टिंग बिट देन स्टार्टेड ऑफ इन अर्ली 2000. So I started doing little consulting, kept on building on it. तो फिर ये होता लगा ट्रेनिंग करें, मैं कहा पहले मुझे समझने दे है क्या. So I have to be a consultant. एक तो होता है नीड समझ के उस हिसाब से ट्रेनिंग करना, दूसरा नीड समझ के फिर ये कहना ये नहीं करना है, मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं आपको ये चीज सजेस्ट करता हूँ. So that actually started off way back in 2006, 7, 8 तक के most 2008 तक most level पे आ गया था. That I could actually recommend, you know what, you don't need a training program, don't do it, you're wasting your money. उसके बाद चीजें होती गई. So now I think it's a package of consulting come training. So I really want to do the consulting bit first. मुझसे सेशन भले करवाओ नहीं करवाओ, मुझसे कंसल्टिंग करवा लो, मैं समझ लूं. Primarily to make sure that you get value for money more than what you pay for. So I think that's what the inner drive is. And ये अल्लाह का करम है वो जो आपने देखा top notch, number one. You know, it's a numbers game that I'm not really after. क्योंकि अगर देखा जाए ना, दुनिया बहुत बड़ी है. काफी हो गया. मजा तो वो है कि पूरी दुनिया में अगर इसी लेवल पे अगर नाम हो तो बंदा कहना चलो अल्लाह का करम में कहीं पे तो पहुंचे हैं. अभी तक तो इट्स द मिडिल ईस्ट, इट इज साउथ ईस्ट एशिया, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. बट इंशाल्लाह वी बी ऑन आवर वे. तो वी ओपन ऑफिस इन श्रीलंका इन 2012. वहाँ के इदारे, वहाँ के क्लाइंट्स, उधर से हमने सीखा. वहाँ पे अल्लाह का करम है, यू नो, वी वर एबल टू शो वैल्यू. Thankfully then they could see कि क्या फायदा है. दुबई ऑफिस वी रजिस्टर्ड आवरसेल्व्स इन 2015. वहाँ पे बहुत ही अच्छे नाम. हमारी कोशिश भी ये रही है कि हम बजाय इसके कि पहले छोटा छोटा काम करके शुरू करें, सबसे पहले टॉप नॉच ऑफ एवरी इंडस्ट्री गो एंड मीट देम. बिकॉज इफ वी आर गुड इनफ फॉर द टॉप 3 ऑफ एनी इंडस्ट्री देन वी आर प्रीटी गुड फॉर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. देन एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या है. तो कॉन्स्टेंटली हमारा फोकस भी ये रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी से शुरू करो, इनकी नीड समझो, किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं. दैट हेल्प्स अस रेज द बार एज वेल. And that is where we also are able to bring best practices to upcoming companies, you know, second tier companies, you know, how to grow, what are the right things they need to do. तो उससे हमारी खुद की लर्निंग काफी हो जाती है. तो हाँ, जर्नी ऐसी थी. अब वो लोगों के जहन में अक्सर ये होता है there are highs and lows in life. I personally feel there are no lows in life. Everything is a high in life and I'm high on life. तो उस वक्त के लिए इमोशनली ऊपर नीचे अलग चीज होती है, लेकिन I don't think anybody's life goes through a low unless and until they choose to bow down. You bow down, you're going through a low. लोगों के लिए कोविड के दिन was a low season. Financially, yes, it was. We all know. We were चौधापन क्या दिखाना, सारे ट्रेन सबकी फाइनेंशियल हो गई थी, तरह टाइट. कंसल्टेंट्स ट्रेनर्स की भी हुई थी. But it's a question of, you know what, I am still there and I don't think it was a low in any way. If anything, I think वो जैसे होता है ना 2020 के मैच के अंदर बारिश हो जाए, आपके पास कम टाइम मिलता है परफॉर्मेंस के लिए, you go all out. So ये अभी जैसे आपसे मैं 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी जोन में चल रहे हैं. अब हम फुल जोन. We want to play 2020 in the last quarter. Agree. So yeah, one little bit. I don't know if I answered your question, but quick journey. Wonderful. अच्छा फरहाद, अब हम जरा अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. टॉपिक आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक भी है और बहुत कम लोग होते हैं जो इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं. तो प्रोड्यूस टू यू, क्रेडिट गोज टू यू कि आपने हामी भरी और आपने कहा नहीं हसन हम इस पे डिस्कशन करेंगे. So, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉकेजेस इन ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा फरहाद, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपको टॉपिक को लेके वो ये है कि पाकिस्तान में किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है. जब आप कहते हैं किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, इट्स जो ब्रॉडली जो दो जो हमने शुरू में बात की थी, पीपल ओरिएंटेड एंड सिस्टम ओरिएंटेड की बात. I think before we get into the organization itself, let's look at the entire culture. क्योंकि हर
रीजन का, जब मैं रीजन कहता हूँ तो आई एम लुकिंग एट लेट्स सी द मिडिल ईस्ट, द फार ईस्ट, पाकिस्तान, एंड देन यू आल्सो हैव लोकल कल्चर्स ऑफ द कंट्रीज। ये बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ अगर चले जाए, काफी बाहर के लोग आए हुए होते हैं, वहां पे कल्चर सिस्टम बहुत सपोर्ट कर देता है चीजों को। ये उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म दोस्तियां और ये इतना जरूरी है, लेकिन शायद वो इन कंपैरिजन आई एम नॉट सेइंग नहीं, इन कंपैरिजन इतना ज्यादा पुश नहीं है। भाईजान मैंने अपनी नौकरी करनी है, सही तरह करना है, जो सिस्टम कहता है मैं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो सिस्टम मुझे निकाल के बाहर कर देगा और मुझे ये मजेदार जिंदगी से निकल के फिर अपने मुल्क जाना पड़ेगा, जहां से सारे आई एम नो लॉन्गर एन एक्सपैट, आई एम अ लोकल। तो वहां पे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, हेड ऑन चैलेंजेस लेने का तरीका एंड गलतियां करने की हिम्मत, वो वहां पे मुख्तलिफ है। आप अगर जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं श्रीलंका चला जाता हूँ, वहां पे टीम बिल्डिंग की तो मुझे इतनी कुछ खास की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नजर नहीं आती इन कंपैरिजन अगेन, क्योंकि वो वैसे ही इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो उनके पास उस नौयत के चैलेंजेस नहीं है जो हमारे पास है। हाँ, वहां पे अलग किस्म के टॉपिक्स हैं, अलग किस्म की नीड्स हैं इदारों की जो जरूरत होती है। पाकिस्तान के अंदर बिकॉज हम सब यही हैं, नौकरी जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो वी आल्सो हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, विल स्टार्ट अप समथिंग ऑफ आवर ओन। तो यहाँ के काम करने के तरीके, इदारों के चैलेंजेस ओवरऑल रीजन से मुख्तलिफ हैं। फिर अब आप आ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल किस तरह का कल्चर है। एज अ कल्चर वी आर वेरी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, सो बिफोर गोइंग इनटू पीपल या सिस्टम वी आर वेरी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। जिसको जानता हूं ना उसके लिए भाई जान दे देगा, जिसको नहीं कर, जिसको अटकानी है ना मेरे को काम, बेटा आप ईमेल भेजें 5 बजे के बाद, आप कल ईमेल भेजें, कल के बाद प्रोसेस तो 60 डेज कहता है, अब करवा के दिखा दो काम। सो आई थिंक मोर देन पीपल एंड सिस्टम वी आर अ वेरी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। सिस्टम को ट्विस्ट करने की भी हम काफी अच्छी सलाहियत रखते हैं, अगर दिल आ जाए किसी पे। और थैंक यू मोहम्मद हसन। और अगर मेरा दिल नहीं बनता ना किसी का, मैं उसके काम अटकाऊंगा, सिस्टम के अंदर लाकर बंदे को मैं फंसाऊंगा। वी आर वेरी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। हाँ, लोग अक्सर, एंड आई थिंक ये भी डाइवर्स है, हमारे यहाँ लोकल स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस भी काफी हैं। अब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली इन कंपैरिजन वहां पे पीपल ओरिएंटेशन थोड़ी सी ज्यादा है, अलग किस्म की है और ज्यादा है। एक एमएनसी है वो ज्यादा सिस्टम पे चलते हैं, लेकिन घूम फिर के आई थिंक द डीएनए ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान is very relationship oriented, and that's like the crux of the culture that is happening. फिर साइलोज के भी मसले नहीं होते, और जब वरना तो डिपार्टमेंट के अंदर 2 बंदे जो 5 साल से बैठे उनमें रिलेशनशिप का इशू होगा, they'll become system oriented. I think I've answered the question. Great, wonderful. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर वो प्यार से कहते हैं कोई भी बात, तो कहते हैं यार भाई के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन वो जरा सा कहेंगे ना कि नहीं ये इसको इस तरीके से करूंगा, अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब ये काम होता कैसे। एग्री, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फरहान, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इन ऑर्गेनाइजेशन? What are the reasons? I think I'll get to the core of it. Okay, let's just cut the crap. Oh, I think the biggest issue is Umair Abbasi. Umair is loved, by the way. Yeah, and you remember, and I also remember him way back from 2003-4, the Gung-Ho sessions. So the question कि इदारों में क्या-क्या चीजें वो ब्लॉकेज, सबसे कम्युनिकेशन को क्या चीज रोकती है? I think it is ego and it is an individual perception as well. 2 तरफ। वो एक मैंने LinkedIn पे निकाला हुआ था, काफी कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, चंद लोगों को तकलीफ हुई। उसमें लिखा था there is no point in having an open door policy. I don't know if you read that. It says there is no point in having an open door policy if you have a bulldog sitting inside. तो अगर इदारे के अंदर ब्लॉक क्या है, बंदा कुछ बोलना चाहता है, उसको ये पता है कि मैंने कर सर आइडिया खुद हमला, तो बंदे मानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईगो या इनसिक्योरिटी दोनों, एंड ये दोनों आई थिंक इनसिक्योरिटी को भी डीप डाउन फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज आई से ईगो है। अच्छा, और एक और चीज, ये भी नहीं है कि हमेशा बहुत बुरा होता है, कई दफा जाती डर भी होता है। तो मिसाल मैं बुलडॉग इसलिए कहता है, एल्सेशियन इसलिए नहीं कहता कि एल्सेशियन हमला कर देगा। बुलडॉग को अगर आप देखें ना, उस शक्ल उसकी है जरा, लेकिन होता बड़ा प्यारा सा है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, जाके बैठो उसके हाथ में कुछ नहीं करता, लेकिन वो हमारा खुद का अंदरूनी डर होता है। तो कई दफा बॉस या इदारा इतना सख्त नहीं होता जितनी की हमारी तरबियत होती है। आप देखें ना, बाहर से बंदा आएगा, जॉन आएगा, हम कहेंगे हाय जॉन,
देसी जावेद आएगा, हम कहेंगे जावेद साहब, क्योंकि बचपन से हमें जो तरबियत दी गई है क्लास के अंदर चुप बैठो, तो वी बीन फोर्स्ड टू सी अथॉरिटी इन अ डेजिग्नेशन। So we are forced to see authority, चाहे वो टीचर हो चाहे वो प्रिंसिपल हो। टीचर से लोग डरते थे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से लोग डरते थे, दोस्तियां नहीं, और ये ज्यादातर पाकिस्तानी स्कूल्स के अंदर काफी था। I have changed a lot of, I have changed over a dozen schools, so ये चीज नहीं लिखी है प्रोफाइल पे, but I have changed over a dozen schools, and ये वाकई इशू था पाकिस्तान के बाहर। जब मैं पढ़ता था प्रिंसिपल हम मजाक करते थे साथ में, यहाँ पे डर। तो ये जरूरी नहीं है कि देखिए प्रिंसिपल ही खाली खराब होता है, यहाँ पे पूरा माहौल जो है ना आपको दबा के रखता है। वो पे हमारे मजाक भी बड़े अजीब किस्म के, वहाँ पे सुना होगा नौकरी की त नखरा की। अब इस तरह के जब मजाक होंगे तो हिम्मत जो है ना, वैसे भी आसपास इकोसिस्टम जो है ना हमारा, वो आपको परेशान कर देता है कि मैं करूं या ना करूं। So answer to your question, what blocks it? Blocks communication is lot of ego and perception. So it's a combination of both, जिसकी वजह से लोग हिचकिचाते हैं बात करने से। Agree. Wonderful. अच्छा फरहाद, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे वो है, हाउ डज पुअर कम्युनिकेशन अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन? आप इससे अंदाजा लगा लेंगे, दो लोग अगर बात ना करें तो क्या होगा। एक तो बात ना करें, नो कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन। जब बात करनी है तो पर्सनल हो गए, ज़ाती गुफ्तगू को काम में लेके आ गए। देखिए पुअर कम्युनिकेशन, देखिए ना व्हाट इज पुअर कम्युनिकेशन, समथिंग व्हिच इज इनअप्रोप्रिएट या नॉट डन इन द राइट वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मैं नतीजा चाह रहा हूँ, वो नतीजा मुझे नहीं मिला, सो दैट इज पुअर कम्युनिकेशन। तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि क्यों नहीं कर सकते। मैंने आपसे मांगा A, आपने मुझे दिया 10, दैट्स पुअर कम्युनिकेशन। और दैट्स नॉट इवन कि डिलिबरेट हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ बस देखिए, जो लोग कहते हैं कि सेंडर का कसूर होता है, कुछ कहते हैं रिसीवर का कसूर है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट थ्योरी एट ऑल। सिंपल बात है, जिसका काम फंसा है ना, जिम्मेदारी उसकी। यू कांट ब्लेम द अदर पर्सन, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, यू शुड हैव अंडरस्टूड, डिड नॉट अंडरस्टैंड, चेंज द वे ऑफ डूइंग इट। द कॉस्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, वो अक्सर लोग इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं, आप बताएंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, कितनी वैल्यू का, हम आपसे कंसल्टिंग कराएंगे, आप हमें वैल्यू दें। मैं कहा यू गिव मी द वैल्यू ऑफ गुड कम्युनिकेशन एंड आई विल फ्लिप इट ओवर एंड आई विल टेल यू द वैल्यू ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप मुझे गुड कम्युनिकेशन का बता दो, मैं आपको वो कम्युनिकेशन का उसका उल्टा बता देता हूँ। So I think it's an opportunity because it is invisible cause that businesses don't realize. दो लोग आपस में एक हफ्ते तक बात नहीं कर रहे। What is the cost of that relationship in an environment which is very relationship oriented, in a culture which is very relationship oriented? Thank you, Zahid. Good to see you. Yeah. Great, wonderful. अच्छा, मुझे ऑब्जर्व किया गया है कि जब लोग फीडबैक देना चाहते हैं या कोई बात करना, जी, can you hear me, फरहाद? I can hear you, जी। ग्रेट। अच्छा फरहाद, ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर मैं ये फीडबैक दूंगा या बात करूंगा तो लोग समझेंगे ये नेगेटिव है, या ऊपर वाला ही समझेगा यार ये नेगेटिव हो गया, वो मेरे हाथ में पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक ये आपके बड़े पावरफुल क्वेश्चन हैं, और मैं कोशिश करके जो लिस्टनर्स हैं सुन रहे हैं ना, डोंट वरी, मैं हमेशा ऐसे छोटे छोटे जवाब नहीं देता ये, क्योंकि इट्स अ वेरी पावर पैक हाफ एन आवर दैट वी हैव, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द कट, यू नो, ठक करके आता हूं उस चीज के ऊपर। अच्छा, अब एक जवाब तो ये, आपको याद है शुरू में मैंने कहा था, आपने कहा था पुअर कम्युनिकेशन ब्लॉक किया है, तो मैंने कहा था परसेप्शन होता है। अब एक तो ये परसेप्शन है, मैंने फीडबैक दिया तो उसने गलत ले लिया, तो सबसे पहली बात तो ये कि जी वहां पे सबसे पहले तो अगर परसेप्शन सही नहीं है, इसका मतलब रिलेशनशिप भी सही नहीं है। आपके दोस्त हसन काफी होंगे, हसन गाली वाली देते हो कभी कभार? गालियां देते हो आप? ऑब्वियसली, बट गाली देते हो दोस्तों के बीच में? लेकिन कभी कभी, यस। अच्छा, ये नाइस वन। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, आप दोस्त को सही किस्म की गाली भी देना, किसी जानवर के साथ भी लिंक कर लेना, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यार तू बड़ा ऐसे, एंड देन तुझे मैं बोला है, वो हंसेगा, वो बुरा नहीं बनाएगा, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप है। वर्सेस अनदर पर्सन जिसको आप बहुत तमीज से बात कर दें, और चाहे वो जिसका बहुत तमीज से आहिस्ता आहिस्ता भी अगर बात करेंगे ना कि भाई आपसे तो मैंने ये कहा था, एक बात बताएं, आपकी समझ में नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, उस बंदे के दिल में लगेगी कि यार ये तो मुझे गाली दे देता तो अच्छा होता, बिकॉज यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप
with that person. Oh, thanks dad, that's my dad, Fateh Ali is my dad, so thanks dad. So क्योंकि आपकी रिलेशनशिप नहीं है उस शख्स के साथ, तो आप फीडबैक देते हुए बुरे लगते हैं. अगेन यहाँ पे अगर मैं इदारे की बात करूँ, एक तो है वन ऑन वन, एक तो ये आ गया इफ यू हैव अ रिलेशनशिप विद समवन, आप गाली भी दे दोगे बुरा नहीं मानेगा. रिलेशनशिप नहीं होगी, सही चीज भी बोलोगे जहर लगेगा बंदा बोलते. नाउ लेट्स लुक एट एन ऑर्गेनाइजेशन. फीडबैक का मसला ये है, हमारे यहाँ फीडबैक को हवा बना दिया गया है एंड कल्चर एक ऐसा बन गया, फीडबैक का मतलब है गन लोड करो ठस उड़ा दो. Who said that feedback had to always be negative? Nobody said that feedback always had to be negative. Feedback can also be appreciation. When you're doing feedback, कभी मैं अच्छी बात कर दूं, कभी मैं आपकी शिकायत कर दूं, कभी आपको इम्प्रूवमेंट दे दूं, तो फीडबैक लगती नहीं है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता. वो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हसन, and I'm going to play this game with you and everybody who's listening, play along with me, answer me, although I can't hear you, but answer me. हसन, फर्ज कर लें कि आप रात को 2 बजे एक सुनसान सड़क पे चल रहे हैं, एक अनजान शहर के अंदर, रात को 2 बजे, अनजान शहर, कोई भी नहीं है, आप अंदर अंधेरे में चल रहे हैं. आपके चलते चलते आपको लग रहा है पीछे कोई आपके चल रहा है और आपको आवाज आती है ठक ठक ठक, so you can hear the footsteps of somebody following you. उस वक्त आपके दिल में क्या है? What would be the feeling what would you be feeling at that moment in time? This question is out to everybody and हसन कैसा फील करेंगे उस वक्त? अनजान शहर, रात 2 बजे, टक टक टक, डर होगा, खौफ होगा कि यार पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है. अच्छा, फिर आप some people what they would do, वो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, इधर मैं तेज चलूं. आप स्पीड बढ़ाते हैं और पीछे से टक 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 भी स्पीड बढ़ा लेता है, तो आप स्पीड लेते हैं, थोड़ा मैं तेज चलूं, पीछे से टक 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 स्पीड लेने लगता है. व्हाट वुड योर रिएक्शन बी देन? फिर हार्ट बीट और तेज होना शुरू हो जाएगी. फिर आप पीछे देखोगे या भागोगे, या पीछे देखोगे भागोगे? नहीं है, थोड़ा स्पीड लोगे? मेरा ख्याल है भागूंगा. यही वो कैफियत है जब लोगों का, जब सुनते हैं ना आई हैव फीडबैक फॉर यू, यू नो पीपल एक्चुअली, कि जब ये होता है इफ आई टेल हसन आई हैव फीडबैक टू यू, तो जो हसन के एहसासात होंगे ना रात को चलते हुए अनजान शहर में, कब क्या आने वाला है, लोगों के अंदर वही चलना शुरू होता है, ठक 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 ठक. इसी वजह से लोग फीडबैक से दूर भागते हैं, because the minute they hear that I have feedback for you, the fear factor goes up. It's the धक 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 धक. I think इदारों में लीडर्स का काम है इस खौफ को मिनिमाइज करना through role modeling. Don't get people so afraid of feedback in itself. ये कल्चरली सही करने की जरूरत है. इसका मतलब ये कि आज मैं आपकी खुल के तारीफ भी करूंगा, कल को आप कुछ गलत करोगे मैं आपको बता भी दूंगा. Then suddenly it is now no longer the feedback. It is no longer तक 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 तक. बात है तारीफ हो रही है, इम्प्रूवमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यहाँ पे लिखा मोहम्मद अब्दुल राफे ने, इस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. तो कंस्ट्रक्टिव करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान रखें कि ये मैं धक 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 तो नहीं क्रिएट कर रहा. आदिल, गुड टू सी यू. ओह थैंक यू आदिल. तो ये जो धक धक वाली चीजें ना, इसको संभालने की जरूरत है और ये लीडर्स का काम है. यानी कि फीडबैक को सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन में मत यूज करें, चलते फिरते हैव अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल, तो लोगों को डर नहीं, जब डर नहीं लगेगा ना तो लोग इम्प्रूवमेंट की तरह लेंगे. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी यूजफुल इनसाइट दैट पीपल कुड इमीडिएटली टेक इट टू वर्क प्लेस. कल से जब किसी की क्लास लेने से, अच्छा एक और गलती लोग करते हैं, सॉरी आई एम टेकिंग टाइम, वो आपने सुना होगा सैंडविच तरीका फीडबैक देने का. पहले तारीफ करो, फिर फीडबैक दो, फिर वापस से पॉजिटिव करो. देखिए ये तरीका अच्छा है, ये काफी पुराना तरीका है, लेकिन ये सबको पता है. आज आप किसी को कहना, कोई अगर आपके कमरे में आता है, हसन यू हैव सीन इट एंड इवन द अदर लिसनर्स, आई मरियम, तो लोग जब अंदर आते हैं आपके रूम में, आपको किसी को फीडबैक देना है, आप कहते हैं यार माशाल्लाह से तुम काम बहुत अच्छा करते हो, हम देख रहे हैं कि आप काम पे आते हो, यू नो यू गॉट नो इश्यूज ऑफ कमिटमेंट एंड ऑल इज गुड. उस बंदे को शुरू में तो जरा मजे लेगा कि अच्छा तारीफ करे, फिर अचानक से उसको जाएगा अब तो गोला आया ही आया, अब ये कुछ सुनाने वाला है मुझे. एंड आई थिंक ये जो, और फिर धक 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 शुरू हो जाता है यार, ये जो है घुमा के अभी आएंगे, अब तक तारीफ करें, कुछ करेंगे. एंड आई थिंक दैट्स अ यूजफुल इंडिकेटर. ट्राई डूइंग इट एट योर वर्क प्लेस टुमारो द फ्राइडे, इफ दोज ऑफ यू हु वर्क इन अ कंपनी. किसी बंदे की तारीफ पे देखो, उसका शक्ल जो है कोई 30 सेकंड का तारीफ का बदलती है नहीं बदलती. अगर बदलती है इसका मतलब उस इदारे के अंदर खौफ है लोगों को फीडबैक का कि कहीं पे कुछ आएगा, एंड ट्रस्ट का फुकदान है. एंड इट्स अ वेरी यूजफुल क्विक डिपस्टिक एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Wonderful, wonderful.
वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और 30 मिनट होने भी वाले हैं फरहाद भाई। और आपके सवाल इतने खतरनाक थे, मैं कहता जवाब लंबे लंबे कर देता, आपके सवाल काफी लोडेड थे वैसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे यकीन माने बहुत सारे थे वो आए थे, सारे क्वेश्चन तो नहीं ले सका, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि सर देखें हम इदारों में वैल्यूज तो लगा देते हैं और वैल्यूज भी हमारी 7-7, 8-8, 10-10 वैल्यूज जो हैं वो होती हैं, बट वो वैल्यूज हकीकी तौर पे इम्प्लीमेंटेड नहीं होती, वो एक्शंस जो हैं वो वैल्यूज में नजर नहीं आते। तो आप फरहाद से हमारे बिहाफ पे ये जरूर पूछें कि टोटल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, और अगर वो वैल्यूज हो किसी भी इदारे के तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेड हो। यार देखिए, मैं हूँ कंसल्टेंट और मैं आज ही किसी को कह रहा था, मैंने कहा कंसल्टेंट का मतलब वो है वो हर चीज जो है ना वो आपका हैंडमेड डिजाइन करता है सोल्यूशन। तो अब क्योंकि ये तो बहुत अलग अलग जाविये इसके हो सकते हैं, मैं आपको वैरायटी देता हूँ उसके आंसर्स की। सबसे पहले आपने बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन है, लोगों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। ये जो खूबसूरत से अल्फाज जो दीवारों पे लगे हुए होते हैं वो एक्शन में 98% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आता। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द जर्नी फ्रॉम वॉल्स टू हॉल्स। So you have fancy statements on the wall that say this is who we are, but people are not practicing those behaviors out in the hall. So ये journey को इसमें लोग ये सोचे ना कि it's a journey from walls to halls. So that is one. फिर आपका सवाल है कि जी ये कितनी वैल्यूज होनी चाहिए। इसके अंदर आ जाता है मकसद क्या। मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था, उनको मैंने विजन, मिशन, वैल्यूज को 3 हफ्ते के अंदर थ्रू कंसल्टेटिव प्रोसेस वी डेवलप समथिंग व्हिच वाज रियली अहेड ऑफ इट्स टाइम। इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज प्रैक्टिकल टू द एक्सटेंट कि वो बंदा जो अंग्रेजी भी जिसको नहीं पता, उसको स्कूल भी नहीं गया हुआ है, शायद 6ठी 7वीं जमात तक गया हुआ होगा, उसको भी समझ में आ गया कि इक़्तिदार से इदारे का किरदार बनता है। तो हम ये जो इक़्तिदार अपनी निकालते हैं, ये हम इसलिए निकालते हैं, हमारी जाती इक़्तिदार होते हैं, हमारे इदारे के इक़्तिदार होते हैं, हमारे इक़्तिदार से हमारा किरदार बनता है। द ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर इज फॉर्म्ड थ्रू वैल्यूज। अब ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, उनको दिखाया, उनकी मैनेजमेंट को बहुत अच्छा लगा, वो कहे हम जाएंगे अपने बोर्ड के पास, फाउंडेशन ट्रस्ट, उधर गए, उन्होंने कहा नहीं 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 ये हटा दिए, तो इन चीजों पे तो डोनर पैसे देगा नहीं। तो अब एक बंदे ने कहा, वेरी लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी इन पाकिस्तान, अ लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी, उसके सीईओ उसके बोर्ड पे थे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द एनजीओ और दैट पर्सन, बट वेरी वेरी बिग कंपनी, यू नो, अगेन इन द टॉप 3 ऑफ द इंडस्ट्री। उन साहब ने, ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ दैट एनजीओ, तो उन्होंने ये कहा कि देखे ना, जैसे हमारे भी कंपनी का विजन वो हम प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, लेकिन वो अच्छे लगते हैं, वो इसलिए होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। व्हिच वाज सैड दैट सच अ बिग कंपनी पर्सन सेइंग दिस, बट एट द सेम टाइम आई सॉ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस कि भाई जब तक ऐसे लोग हैं ना, भाई का काम चलना है, आपका काम कंसल्टिंग, मेरा सबके काम चलने, जब तक ये सोच लेके लोग चल रहे हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो ही सेड इन चीजों के ऊपर हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हमने क्या किया, हमने कहा चलो ठीक है, तो हम 2 डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। एक वो जो दुनिया को दिखाना है जिससे आपको डोनर फंड्स मिल जाए, बिकॉज द एजेंडा इज डिफरेंट, द एजेंडा इज नॉट दैट वी प्रैक्टिस दिस, द एजेंडा इज दिखाना, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने खुद के किरदार के लिए जो आपका है, उसके लिए आप वैल्यूज बनाए। लोग कहते हैं कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 7, 8, 9, एक कंपनी का 1999 में वैल्यूज हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिंस 99। सो आई वेंट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन once and 99 के अंदर मैंने तो पूछा कि जी ये कैन यू शो मी योर वैल्यूज डॉक्यूमेंट। उस दौरान में अलग अलग कंपनी का वैल्यूज कलेक्ट कर रहा था, उस बंदे ने ये जेब से निकाल के दिया अपना कार्ड, कंपनी वैल्यूज। अच्छा, मैंने देखा 14 वैल्यूज। आई सेड यार these are quite a bit, 1999 I said these are quite a bit, you know them? हाँ, ऐसी चीजें हैं, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, कस्टमर, यही चीजें लिखी हुई है ना, कस्टमर फोकस। मैं कहा हाँ, बट यू नो देम। ही सेड याद किसको होती है? तो मैंने कहा कैन आई हैव अ कॉपी ऑफ दिस, एक मुझे दे देते हो? ही सेड टेक इट। I said it says to be carried by the employee at all times. अरे बड़े मिलते हैं, रख लो, कौन पूछता है? Shows the importance of values. Ideally speaking, more so that I'm working with some clients these days, and very, 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 very few organizations in the region are exploring what I'm about to tell you. Use 1 or 2 values. Open it up into branches. Decode that particular value. ये अल्फाज बहुत बड़े होते हैं. Collaboration. Are you telling me collaboration is a small word जिसको हम 4 behaviors के अंदर दे सकते हैं? Are you telling me integrity is a small word? Are you telling me customer centricity is a small word? तो 4-5 words, फिर उसको तोड़ के उसके behavior, फिर उसकी competencies, consultants ने कमा लिया और लंबा कमाया, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगेंगे ये चीजें करने के। But what is the value to the organization? In fact, and I'm working by the way, I'm working with clients on 4 values, 5 values, 6-7 तो मैं बिल्कुल भी favor में नहीं हूँ. It's a long list.
एंड वही बात है, कितने रूल्स डालोगे, रूल्स इतने डालोगे खेलोगे कब? जो समझ वो कर ले। तो 2-3 वैल्यूज इज आइडियल। एंड आज शाम को मैं क्लाइंट के पास था, 3 वैल्यूज, ब्यूटीफुल, इजी टू रिमेम्बर, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। जरूरी नहीं है कि वो पूरे उसके निमोनिक्स बना के याद रखे जाए। So I think a lot of it depends on the organization, how they look. And सबसे जरूरी चीज, stop copy pasting things of the past। क्या आपने कुछ देखा होते हुए अपनी किसी पुरानी कंपनी आने का यही चीज कॉपी पेस्ट कर दो। The world has changed, the needs have changed, the people have changed. We need to be changing our approaches, our viewpoints in all of that. And this is non-COVID related change। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, पता है जी ये कोविड के बाद कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी? मैंने कहा सच्ची बात बताऊं, जो पहले से बोलते आए वही चाहिए, कोई नई चीजें नहीं चाहिए। वही चीजें जो पहले थी, क्रिटिकल थिंकिंग, स्पीड, चेंज मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, चाहिए वही। वो कभी कभी लोग ये भी कहते हैं ना, बट यू नो इट्स जस्ट लाइक यू एक्सपीरियंस, सम एंड सो पर्सन एन एक्सपर्ट ऑन कोविड। मैं कहा देखो, वो मेडिकल एक्सपर्ट है तो समझ में आता है, वरना किसी बिजनेस के बंदे को कहोगे ना ही इज एन एक्सपर्ट ऑन कोविड, it is like saying that somebody is an experienced suicide bomber। उससे जाके पूरे पता नहीं उसको पता होगा। So yeah, I know I took more time because your question is very powerful यार। असल ये एक सवाल ऐसा है कि इसके ऊपर आदमी घंटा आराम से बात कर सकता है। लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। जाते जाते, क्योंकि मुझे किसी चीज के जाते जाते आप फरहाद से जो है ना, वो 2 चीजों के बारे में जरूर पूछें। और वो सबसे पहले पख थ्योरी का लोग जानना चाह रहे हैं कि पख थ्योरी क्या थी आपकी, और कराही थ्योरी जो थी वो क्या थी। थोड़ा सा जाते जाते जरा बता दें कि वो क्या है। पख थ्योरी, मी एंड माय कॉलीग दैट टाइम नोमान नसरुल्लाह इज अ कॉलीग ऑफ माइन, मेनी ऑफ यू नो हिम। तो एक दिन हम लोग ऐसे जा रहे थे, तो वो उसे हम लोग खड़े हुए थे गधा गाड़ी वाले के पास। तो उससे गधा गाड़ी वाले को पूछा है, देन ही केम एंड देन वी स्पोक, एंड वहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ कि ऐसे ये कांसेप्ट है। क्या कांसेप्ट क्या है पख थ्योरी? आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर गधा गाड़ी काफी है। तो एक बड़ा गधा होता है, एक छोटा गधा लगा हुआ होता है। अमूमन हमारे यहाँ लोगों को बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि असल में वो 2 इसलिए लगाते हैं ताकि छोटे वाले को लग रहा है कि बड़ा वाला वजन उठाया, बड़े वाले को लगता है कि छोटे वाले ने उठाया है। यू नो, एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज़ नोबडी हैज आस्क्ड द गधा कि भाई आपको क्या लग रहा है वैसे, हु इज कैरिंग द लोड। सो व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज वेरी ट्रांजैक्शनल इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी। तो हमने गधे वाले के इंटरव्यू किए, कोई 7-8 गधे वालों का इंटरव्यू किया। तो एंड देन मी एंड फराज, अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वी सैट डाउन एंड वी रोट द बुक। तो उसके अंदर करते ये कि पख थ्योरी ये कि किस तरह एक बड़ा गधा छोटे पख को तैयार करता है। तो वो कहते हैं कि जब गधा, जब एक इंटरव्यू में ये हुआ, जब गधा जब एक एज का हो जाता है तो गधे वाले ने कहा हम एक पख ले लेता है और उस पख को हम गधा गाड़ी के पीछे बांध देता है। तो हमने कहा पीछे क्यों बांध देते हो? तो इसे वो गधे के पख का आदत नहीं है ना, शोर इतना देखना, इतना शोर होता है, इतना चीजें होता है। तो गधा गाड़ी वाले ने बोला कि उसको हम पीछे बांध देते ताकि वो उधर समझ में आ जाए शोर में और धुएं में कैसा भागना है। क्योंकि मैं मैनेजमेंट किताब लिख रहे थे हम, तो हमने मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट दिया। तो वी सेड दिस इज लाइक द मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यू क्लाइमेटाइज द पर्सन, ऑन बोर्डिंग, वैल्यूज, खूबसूरत डब्बे, देखो काम कैसे होता है, कल्चर कैसे होता है, फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट लाइफ कैसे होती है। तो तकरीबन 6 हफ्ते के बाद वो पख को पीछे से उठा के उल्टे हाथ पे बांध देता है। इट्स इंटरेस्टिंग, आउट ऑफ द 7 गधे वाला जो इंटरव्यू, 6 सेट के उसको उल्टे हाथ पे डाल देते हैं। तो हमने कहा उल्टे हाथ पे क्यों डालते हो? तो इसे वो उल्टे हाथ वाला इशारे सीखता है। चलो ठीक है। फिर तकरीबन 4-5 हफ्ते के बाद वो उसको उल्टे हाथ से उठा के सीधे हाथ पे डाल देता है। हमने कहा सीधे हाथ पे क्यों डालते हो? उल्टे हाथ पे तो सिखा दिया। तो बोलते हैं वो पे सीधे हाथ वाले इशारे समझता है। अगेन बिकॉज वी वर राइटिंग अ बुक, सो वी सेड ओके। तो अब क्या करते हैं? तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, नो ऑफेंस बाय द वे टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सो पहले ट्रेनिंग पीरियड के बाद उसको उल्टे हाथ पे डालें, दैट्स लाइक डेवलपिंग योर फंक्शनल स्किल्स। फिर उसको उठा के सीधे हाथ पे डाल देते थे, लाइक जॉब रोटेशन फॉर अ मोर जनरल मैनेजरियल पोजीशन। इन अबाउट 4 to 5 months the puck is ready to take on greater responsibility। तो हमने कहा फिर पख में मेन वाले का क्या करते हो? अब तो वो बंदा तैयार हो गया ना, भाई की प्रमोशन है। तो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम पख को हम मेन वाले को कंस्ट्रक्शन साइट पे बेच देते हैं। आई सेड व्हाई कंस्ट्रक्शन साइट पे बेच देते हो? तो ही सेड कि वहां पे क्योंकि भागना नहीं होता है लेकिन वजन बहुत उठाना होता है, तो हमें जरा मजबूत किस्म का, बड़ा किस्म का गधा चाहिए होता है। तो इसको हमने अपनी किताब में रेफर किया इनटू दोस सीनियर लेवल पोजीशंस जहां पे यू आर नॉट स्वेटिंग इट आउट एवरी डे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। टीम के टारगेट्स हुए नहीं हुए, पूरा हुआ नहीं हुआ, यू नो वो स्ट्रेटजी क्या बनेगी, सो वी रिलेटेड इट टू दैट। और फिर सीनियर हो जाता है। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर मेन वाला अभी तक चल रहा है एंड इट इज गुड फॉर्म एंड यू डोंट वांट टू डू, फिर पक का क्या करते हो?
He said कि फिर हम दूसरी गाड़ी शुरू कर लेते हैं. तो दूसरी गाड़ी शुरू करना is like organic growth in an organization. माशाल्लाह your company is growing. तो अब आपका जो anybody reporting to you as अब आप कंपनी बड़ी करते हो, आपके तो पता है क्या है, हमारे regions divide करें, you go my counterpart, which is a very difficult thing for a lot of companies in Pakistan. I have noticed कि ये तो मेरा junior था, अब वो मेरे साथ टेबल पे बैठेगा. I heard that statement. I said हाँ, तो आपने पक्ष को तैयार किया ना. And इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है? Why do lateral hiring? आधे से ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान के अंदर बात करती हैं हमें सक्सेशन प्लानिंग चाहिए, लेकिन जब हायरिंग का टाइम आता है बाहर से बंदा लेके आते हैं सीनियर लेवल. व्हाट सक्सेशन प्लानिंग? तो मजे कहते गधे वाला डर सक्सेशन प्लानिंग होता है. तो आपको तो उठाता है, दूसरी गाड़ी चलाता है. अब मैंने कहा कि ये भी नहीं हो तो क्या करते हैं? बोलते फिर हम पक्ष को छोड़ देते हैं, विच इज बेसिकली जिससे हमारे यहाँ लोग डरते भी बहुत हैं कि यार हमने सिखाया, लोग हमारे इदारे में आते हैं सीखने के लिए, फिर चले जाते हैं. तो I said yes because that is what your company is doing. So what's wrong in it? आपके पास तो जगह नहीं है ना, वो चला गया, आप नया पक्ष लेके शुरू करो. So that is, and this entire book, this one and Karai Theory, both are actually stories. तो जब आप ये पढ़ रहे होंगे आपको लगेगा एक फिल्म चल रही है. And for those of you who read, it's a 45-minute read only. The next one, as you know, is Karai Theory. नदीम भाई को तो आप जानते थे. नदीम एंड मैंने ये शुरू की थी एक किताब, हिस्ट्री टू दिस का. मैं श्रीलंका में था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने काम किया था. बट नदीम और मैंने पहले 2 पेजेस पे हमने साथ में काम किया था. और उसके बाद देन अगेन टाइम नहीं मिला. जब टाइम मिला तो नदीम एट पास हुए, 2012 में हमने शुरू किया. बट फिर तो इस किताब के अंदर ये कि हाउ डिफरेंट, इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. कि जैसे कि कढ़ाई में बनने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो आपको टीम के अंदर भी अलग अलग लोगों को मिलाना होता है, तब जाके आपकी टीम तैयार होती है. आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1.5 मिनट बाकी, तो दैट्स व्हाट कढ़ाई थ्योरी इज अबाउट. लेकिन आई थिंक what I would like to share with you is, you may find it interesting. आपने देखा होगा मैंने पहले पक थ्योरी, फिर कढ़ाई थ्योरी. My next book is called बन कबाब थ्योरी. प्लान तो वो 30 मिनट्स का था, लेकिन डिस्कशन जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग रही फरहाद के साथ. और मेरा ख्याल है कि हमने बहुत कुछ सीखा भी इस 30 मिनट्स पे. एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन. थैंक्स, क्रेडिट गोज टू फरहाद भाई, एंड ही इज अ रोल मॉडल फॉर अस. मैं तो खैर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर दैट कि आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह ताला अनकरीब नए शो, नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. दुआओं में याद रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. जज़ाकल्लाह. The main objective of my show is to show the positive image of Pakistan to the world. I am conducting interviews of different professionals as they are sharing their success stories to my followers, and I know it is a great source of motivation for everyone. The main objective of my show is to show the positive image of Pakistan to the world. I am conducting interviews of different professionals as they are sharing their success stories to my followers, and I know it is a great source of motivation for everyone.